फिल्म की शुरुआत क्रिश्चियन से होती है, जो एक जियोलॉजिस्ट है। और जैसे ही वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ खाना पकाने के बजाय किचन का पाइप ठीक कर रही थी। उसके इस घर में आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहते थे। इसीलिए क्रिश्चियन सबको खुशखबरी देता है कि वो लोग अपने नए घर में जा रहे हैं, क्योंकि उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई थी। सभी लोग ये खबर सुनकर खुश होते हैं और कुछ देर बाद क्रिश्चियन दोबारा अपने ऑफिस आ जाता है। यहाँ से उसे अपना कुछ सामान पैक करना था, और आज क्योंकि उसका आखिरी दिन था तो उसे अपने कोवर्कर्स के साथ लंच भी करना था। सभी काम खत्म करने के बाद वो यहाँ से जाने ही वाला था कि एकदम से उसने एक अलार्म सुना। जल्दी से उसने मॉनिटर्स पर जाकर चेक किया तो पता चला कि जमीन का ग्राउंड वाटर अचानक से नीचे चला गया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई और हरकत नहीं हुई। बिना वजह ग्राउंड वाटर का नीचे जाना सेंस नहीं बना रहा था। वह परेशान हो गया। तब उसके बॉस ने उसे कहा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखो, सभी पहाड़ अभी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ से किसी किस्म की सेंसेशंस नहीं आ रही, इसीलिए सब कंट्रोल में है। क्रिश्चियन उसकी बात मानकर चला तो जाता है, लेकिन यहाँ से घर और घर से फेरी तक के रास्ते में वो यही सोच सच कर परेशान हो रहा था कि ग्राउंड वाटर इतना नीचे कैसे जा सकता है। ये लोग जब फेरी में चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, एकदम से क्रिश्चियन की नजर एक पहाड़ पर गई और अचानक उसे कुछ याद आया। वो यहाँ से वापस जियोलॉजी सेंटर की तरफ भागा और उसने अपने पुराने कोवर्कर से बात की और उसे बताया कि मसला सेंसर्स में नहीं, बल्कि उन तक जाने वाली केबल्स में होगा। क्रिश्चियन ने उन्हें समझाया कि ग्राउंड वाटर अचानक से गायब नहीं हो सकता। वो हवा थोड़ी है जो उड़ जाए। ग्राउंड वाटर नए रास्ते बनाकर नई लेयर्स बनाएगा, जिससे फ्रिक्शन पैदा होगी। इन रिकॉर्ड्स के जरिए उसे पता चलता है कि असल में पहाड़ फैल नहीं रहे थे, बल्कि वह आपस में खींच रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे। और यह साइन था सुनामी आने का। सुनामी आने से पहले समुंदर के आसपास के पहाड़ और जमीन ऐसे ही खींचने लगती हैं। उसने दोबारा सेंटर में फोन किया। वो चाहता था कि बॉस को वो इस सारे डाटा के बारे में बताएं, लेकिन बॉस तो इस टाइम थे पहाड़ के अंदर। और जैसे ही बॉस और उसका साथी पहाड़ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, अचानक यहाँ पे तेज झटका आता है जलजिले का। पहाड़ हिल जाते हैं। इन दोनों को ही बुरी चोटें आती हैं, और बॉस के तो साथी का पांव भी इन्हीं पहाड़ों के पत्थरों में फंस जाता है। इस खतरनाक टाइम में इन दोनों का कांटेक्ट जियोलॉजी सेंटर से भी खत्म हो गया था। उन्हें यह भी पता चला कि कई जगहों पर पानी का लेवल नीचे गिरना शुरू हो गया है। यानी वह भी समझ गए कि सुनामी आने वाला है। यहाँ क्रिश्चियन ने अपने कोवर्कर को कॉल करके कहा कि जियोलॉजी सेंटर से फौरन अलार्म बजा दो, रेड लाइट दे दो और सभी लोगों को शहर से बाहर निकाल दो। मार्गरेट ने भी सुनामी के अलार्म बचा दिए। सभी लोग तेजी से अब शहर से निकलने लगे थे। शहर में अफरा तफरी मच गई थी। यहाँ से कुछ ही देर में जब ये लोग अपने कलीग्स को बचाने के लिए पहाड़ के पास जाते हैं, तो जलजिले के कुछ और झटके लगते हैं। पत्थर टूटकर उनमें से एक पत्थर बॉस के सर पर लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ क्रिश्चियन अपनी बेटी को लिए सड़क पर खड़ा था। ट्रैफिक जाम हो चुका था और वह तेजी से लोगों को गाड़ियों से निकलकर ऊपर की जगह पर भागने को कह रहा था। इसी दौरान वह देखता है कि उसकी नेबर दो कार्स के दरमियान में स्टक हो गई है। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम नेबर्स के साथ आगे जाओ, मैं उसे बचा कर आता हूं। दूसरी तरफ हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्रिश्चियन की वाइफ एडन काम किया करती थी। वो दरवाजा नॉक कर करके सभी गेस्ट को अलर्ट कर देती है, और तभी वह नोटिस करती है कि उसका बेटा कहीं पर भी नहीं था। दूसरी तरफ क्रिश्चियन ने भी अपनी नेबर को बचा लिया था। वह उसे सहारा देते हुए ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश में ही था, पर वह देखता है कि सुनामी उनके बहुत करीब आ चुका है। इस टाइम में वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए वह अपनी नेबर को लेकर एक कार के अंदर बैठ जाता है, और उसी टाइम सुनामी का पानी उनकी कार को भी हिट कर देता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। होटल में अब ईडन को उसका बेटा मिल गया था। वो उसे और अपने गेस्ट को लेकर तेजी से बाहर जाती है, पर दिखती है कि इमरजेंसी बस उन्हें छोड़कर ही जा चुकी है। सुनामी भी बिल्कुल उनकी आंखों के सामने आ गया था।
वो लोग जल्दी से होटल के अंदर की तरफ भागते हैं और होटल के इमरजेंसी बंकर के अंदर चले जाते हैं। पर वो गेस्ट अंदर आ नहीं पाती और इतने में ही पानी होटल के सारे शीशे तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। एडन इस बंकर को बंद कर देती है, जबकि वह गेस्ट अब इस पानी में ही बह चुकी थी। एडन ने अपने बेटे के साथ मिलकर इस बंकर के सारे ही खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह सील कर दिए और ऐसा करते ही एकदम से लाइट चली गई। सीन कट हो गए। अब हमें एक क्रिश्चियन को दिखाया जो कि बेहोश हो चुका था। अब उसे होश आया तो उसने अपने साथ बैठी नेबर को देखा जो खून में लथपथ थी और मर चुकी थी। ये देखकर वह बहुत ज्यादा शॉक भी होता है और उदास भी हो जाता है। किसी तरह घसीटते हुए अपने आप को इस गाड़ी से निकालकर वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी के ऊपर चढ़कर सारे बचे हुए सर्वाइवर्स को देखता है और उनमें अपनी बेटी को ढूंढने लग जाता है। जैसे ही उसे जूलिया मिली तो उसने जाकर फौरन से जूलिया को गले लगा लिया और अपने नेबर को खामोश नजरों से देखा, ऐसे जैसे वह यह बताना चाह रहा हो कि मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाया, इसीलिए मुझे माफ कर दो। यहाँ जियोलॉजी सेंटर में जॉर्ज को कॉल आती है, उस आदमी की जो बॉस के साथ पहाड़ों में फंसा हुआ था। वो जॉर्ज को बताता है कि उनके बॉस की मौत हो चुकी है और इस खबर से ये लोग सदमे में चले जाते हैं। इधर क्रिश्चियन को अब अपनी बीवी और बेटे के लिए फिक्र होने लगी थी। टूरिस्ट बस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची थी, इसीलिए उसने खुद ही होटल जाकर चेक करने का फैसला किया और अपनी बेटी को अपने नेबर के हवाले कर दिया। इधर होटल के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। बेसमेंट में पानी अंदर आने की वजह से एडन और उसका बेटा दरवाजे को दबाए हुए थे। एडन ने अपने बेटे को कहा कि तुम यहाँ पर ध्यान रखो, मैं जरा वेंट्स के जरिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ कर आती हूँ। जैसे ही वह दरवाजे से हटती है, पानी और तेजी से अंदर बहने लगता है और उसका बेटा उस पर गुस्सा हो जाता है कि मैं यह सब नहीं कर रहा। एडन को भी गुस्सा आता है कि इस मुश्किल वक्त में पता नहीं उसका बेटा क्या करना चाह रहा है। इस टाइम यहाँ पर एक और आदमी भी था। रास्ता ना मिलने पर वह भी और ज्यादा पैनिकिक हो जाता है और एडन से कहता है कि अगर बाहर निकलने का रास्ता ना मिला और ऐसे ही हम मदद आने का इंतजार करते रहे तो जरूर मारे जाएंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्रिश्चियन भी तबाही वाले इस पानी के बहाव के साथ ही होटल की तरफ बढ़ता है। वो जब थोड़ी सी खुश जगह पर पहुंचा तो उसे टूरिस्ट बस में नजर आ गई। उसे जल्दी से बस के अंदर देखा। यहां पर उसकी एक कलीग की लाश थी। ये देखकर उसे दुख हुआ, लेकिन दुख का एहसास फौरन से खुशी में बदल गया, क्योंकि उसे यह भी एहसास हो गया था कि एडन और उसका बेटा इस बस के अंदर नहीं है और उनके जिंदा होने के चांसेस बढ़ गए हैं। दोबारा वह होटल की तरफ बढ़ जाता है और होटल में दिखाया जाता है कि अब उस कमरे में बहुत तेजी से पानी भर रहा था। उनकी पूरी बॉडी पानी के अंदर डूब चुकी थी और सांस लेने के लिए भी बहुत कम जगह बची थी। इस टाइम पर वह दूसरा इंसान भी बहुत ज्यादा पैनिकिक हो रहा था। ऊपर तक रहने के लिए और सांस लेने के लिए जब उसे कोई सहारा नहीं दिखता तो वह एडन के बेटे को नीचे धकेल देता है और उसके सहारे ऊपर रहने लगता है। एडन जब अपने बेटे को मुश्किल में देखती है तो वह दूसरे आदमी को पानी के अंदर खींचकर उसे डूबाकर मार देती है और इस तरह अपने बेटे की जान बचा लेती है। अब तक हमें दिखाया गया कि क्रिश्चियन भी होटल पहुंच चुका था। पूरा होटल छानने के बाद भी उसे अपना बेटा और अपनी वाइफ कहीं नहीं दिखे थे। बेसमेंट उसने इसलिए नहीं चेक की कि वहां पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। उसे नहीं लगा कि यहां पर कोई होगा। इस दौरान जब वह होटल से बाहर जाने वाला था तो उसे यहां पर अपने बेटे का बैग दिख गया। क्रिश्चियन को लगा कि अब वह दोनों मर गए होंगे। ये सोचते ही उसे इतना गुस्सा आया कि उसने खिड़की पर पांव मारना शुरू कर दिए। उसकी इस शोर की आवाज को एडन और उसके बेटे ने सुन लिया। ये लोग समझ गए थे कि ऊपर कोई है। एडन को यकीन था कि यह क्रिश्चियन ही होगा जो उन्हें बचाने आया होगा। उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो नीचे जाकर एक रच ले आती है और उसे जोर जोर से वेंट के पाइप पर मारती है। क्रिश्चियन ने भी इन आवाजों को नोट कर लिया और यह समझने के लिए कि यह आवाजें कहां से आ रही हैं, उसने दोबारा खिड़की पर मारा। वो असल में दूसरे लोगों को सिग्नल देना चाह रहा था कि वो यहां पर आ चुका है। एडन और उसका बेटा भी खुश हो गए थे, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पल की थी।
क्योंकि अब वेंट्स में भी पानी आना शुरू हो गया था। क्रिश्चियन उन लोगों को बचाने के लिए बेसमेंट के अंदर चला गया, पानी के अंदर तैरता हुआ ही। जबकि यहां पर एडन ने अपने बेटे से कहा, तुम परेशान मत होना, मैं बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती हूँ। ये कहते ही वह पानी के अंदर चली गई और बेसमेंट का दरवाजा खोलने लगी। वो नहीं जानती थी कि क्रिश्चियन भी इसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। आखिर दोनों की एफर्ट्स मिलकर यह दरवाजा फाइनली खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिलहाल क्रिश्चियन एडन से कहता है कि तुम सीढ़ियों की तरफ से तैरते हुए ऊपर जाओ, मैं अपने बेटे को बचाकर लाता हूं। क्रिश्चियन का बेटा भी अपने डैड को देखकर इस तरह से खुश हुआ था जैसे उसे सब मिल गया था। अब क्रिश्चियन उससे कहता है, चलो आओ, बाहर चलते हैं। पर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो इस पानी के अंदर नहीं जाना चाहता था। लेकिन क्रिश्चियन उसे समझाता है कि अगर वो यहीं पर रहे तो फिर मारे जाएंगे। इसीलिए उन्हें यह खतरा मोल लेना पड़ेगा और पानी के अंदर तैरना पड़ेगा। काफी देर तक तो ये तैरते रहे, लेकिन फिर एडन के बेटे के सांसें रुकने लगी और उसे बचाने के लिए क्रिश्चियन ने उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश की, जिसके बाद एनर्जी मिलने पर यह लोग दोबारा तैरने लगे। जैसे ही एडमम ने अपने बेटे को देखा तो फौरन उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि क्रिश्चियन तो कहीं भी नहीं है। असल में अपने बेटे को ऑक्सीजन देने के बाद खुद उसकी सांसें रुकने लगी थीं। एडन अब क्रिश्चियन को बचाने के लिए खुद अपनी जान दांव पे लगा देती है और पानी के अंदर जाकर खींचते हुए क्रिश्चियन को बाहर निकाल आती है। लेकिन अब क्रिश्चियन बेहोश पड़ा था। इन्हें डर लगा कि कहीं वह मर तो नहीं गया। इसीलिए वह जोर जोर से उसके चेस्ट दबाते हैं ताकि मुंह से बाहर पानी निकल आए, और फिर उसे सीपीआर देते हैं, यानी मुंह के जरिए सांस देते हैं, और उसके दिल को झटके भी देते हैं। कई बार भी इस तरह कोशिश करने के बाद जब क्रिश्चियन की आंखें नहीं खुलती तो ये लोग हिम्मत हार देते हैं। क्रिश्चियन का बेटा ये नहीं देख सकता था कि उसके डैड की जान उसकी वजह से चली गई। वह इस गुस्से में जोर से चिल्लाता है और एक और मर्तबा जोर जोर से अपने डैड की चेस्ट दबाने लगता है। दोबारा मुंह से सांस लेता है, यानी दोबारा से प्यार देता है, और इस मर्तबा आखिर क्रिश्चियन की आंखें खुल जाती हैं। ये इस टाइम इन लोगों के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद यह लोग यहां से चले जाते हैं ऊपर की पहाड़ी की तरफ, जहां सभी सर्वाइवर्स थे। जूलिया पहाड़ी पर बैठी इन लोगों का इंतजार कर रही थी और बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी। अब जब उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो और भी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली नहीं आएगी और बस उसे ही रेस्क्यू किया जाएगा। वो अभी हेलीकॉप्टर में जाने को तैयार भी नहीं थी। बेचैनी उसकी बढ़ती रही और तभी उसने दूर से आते ही अपने मॉम, डैड और भाई को देख लिया। ये देखते ही उसकी जान में जान आ गई थी। वो भागते हुए अपने डैड की तरफ गई और क्रिश्चियन ने भी उसे गोद में उठा लिया। ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इतनी बड़ी आफत के बावजूद भी वह एक दूसरे को दोबारा मिल गए थे। ये ऐसा ही था कि जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिली हो एक दूसरे के साथ। इन लोगों को भी अब रेस्क्यू कर लिया जाता है और ऐसे